बच्चों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8वीं का चैप्टर नंबर 3 चतुर्भुजों को समझना। आज की वीडियो में हमें समझना है कि चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज के प्रकार कौन कौन से हैं। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। जो आज की ये वीडियो है हमारी क्लास 8 की है, क्लास 8 के लिए वीडियो है और चैप्टर नंबर 3 है ये हमारा, चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर हम 3 करेंगे आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, परिचय देने वाले हैं कि चतुर्भुज होती क्या है। तो मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। आप ध्यान से एक एक चीज आप समझनी है आपको। देखिए, आप जानते हैं कि कागज समतल का एक प्रतिरूप है। कागज जो है हमारे एक समतल होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन। प्लेन है हमारा ये कागज। जब आप कागज से पेंसिल को हटाए बिना बिंदुओं को आपस में जोड़ते हैं, अकेले बिंदुओं को छोड़कर, यानी कि एक बिंदु नहीं एक से ज्यादा बिंदुओं को जोड़ते हैं, तो आकृति के किसी भी भाग को अनुरेखित किए बिना तो आप एक समतलीय वक्र प्राप्त करते हैं। जैसे ये कोई एक कागज का एक हिस्सा है, यहाँ पे कोई ये बिंदु है, इनको अगर हम ज्वाइन करें, मिलाएं, तो एक आकृति हमारे पास बन जाती है। ठीक है, तो जो ये आकृति बनी है, इस आकृति को हम कहते हैं समतलीय वक्र। क्या कहते हैं? समतलीय वक्र। समझ गए? पिछली कक्षाओं में अलग अलग प्रकार के देखे गए वक्रों को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा ये त्रिभुज होती है, ये सर्कल होता है और ये चतुर्भुज होती है। इस प्रकार से आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। ध्यान रखिए, एक आकृति का एक से अधिक आकृतियों से सुमेलन हो सकता है। ठीक है, एक से ज्यादा आकृति से सुमेलन हो सकता है। ये ध्यान से देखिए। अब आप, ये एक बॉक्स है जिसमें आकृति दी हुई है, नमूना दिया हुआ है, आपको इसको मिलान करने हैं। ये किस प्रकार की आकृति है ये देखना है आपको। सरल बंद वक्र है? नहीं, बंद तो नहीं है ये। सरल क्या होता है? एक ऐसी आकृति जिसमें जो ये रेखाएं हैं एक दूसरे को ना काटे, एक दूसरे को ना काटे। अगर ये बिल्कुल बंद है तो इसको बंद बोलेंगे। ठीक है, तो ये सरल वक्र, सरल बंद वक्र नहीं है। बंद वक्र है जो सरल नहीं है, ये भी आंसर नहीं है इसका। सरल वक्र है जो बंद नहीं है, तो सी आंसर इसका। ये सरल वक्र है लेकिन ये बंद नहीं है, तो पहले का सी आंसर। दूसरा देखो, ये सरल है, ये इस प्रकार से, ये सरल तो है लेकिन ये काट रहा है एक दूसरे पे। बंद है, वक्र है, सॉरी सरल वक्र नहीं है ये। ठीक है, इसका आ जाएगा ये सरल वक्र नहीं है। तीसरा, सरल बंद वक्र है, तो तीसरे का पहला आंसर है। चौथा देखो, ये इस तरह से बना हुआ बंद वक्र है जो सरल नहीं है। बंद तो है लेकिन ये सरल नहीं है। ठीक है, बंद है ये लेकिन ये सरल नहीं है। तो बंद आकृति, खुली हुई आकृति, सरल आकृति और असरल आकृति आप समझ गए होंगे। सरल आकृति क्या है? जब हमने कोई पेन लिया है तो इस प्रकार से ये बनी हुई है जो एक दूसरे को ना काटे। ठीक है, अगर ये इस प्रकार से काट देती है, देखो ये काट रही है एक दूसरे को, तो ये सरल नहीं होगी। ये यहाँ से खुला हुआ है तो ये ओपन है, ओपन खुली हुई है। अगर किसी भी एक आकृति का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, आरंभिक और अंतिम बिंदु सेम हो तो वो बंद, ठीक है, बंद होता है वो फिगर। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे देखते हैं बहुभुज किसे कहते हैं। ये है बहुभुज। क्या है? बहुभुज। केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। ऐसा सरल बंद वक्र जो केवल रेखाखंडों से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना है? रेखाखंड से। तो हम इसकी परिभाषा देखेंगे क्या है। एक ऐसा सरल बंद वक्र जो केवल रेखाखंड से मिलकर बना है। जैसे एक रेखाखंड है, ये एक रेखाखंड है, ये एक रेखाखंड है, तो इनसे बने बंद वक्र को हम कहेंगे बहुभुज। समझ गए? कहीं से खुला ना हो, ये शेप में गोले में नहीं हो सकता, ये इस प्रकार से भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये ऐसे रेखाखंड से मिलके बना होगा।
किससे बना होगा? रेखाखंड से मिलके। देखो वक्र जो बहुभुज है, देखो ये भुजाओं से मिलके बना है। एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। ये भी चार भुजाओं से मिलके बना है, ये भी चार भुजाओं से मिलके बना है। तो ये सारे जो है बहुभुज के एग्जाम्पल है। ये वाले देखो, वक्र जो बहुभुज नहीं है, ये बहुभुज नहीं है। देखो बहुभुज कैसे नहीं है? देखो पहले तो ये बंद नहीं है, पहली बात तो ये बहुभुज है ही नहीं। ये बंद है लेकिन एक दूसरे को काट रहा है, ये भी बहुभुज नहीं है। और ये तो बंद है ही नहीं, ये भी बहुभुज नहीं है। केवल रेखाखंड से मिलके बना हो उसको हम बहुभुज कहते हैं। बहुभुज क्लियर हुआ? बहुभुज किसे कहते हैं? बहुभुज हुआ क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। एक एक चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं फिर से बेटा आपको बता रहा हूँ, जैसा कि आप 8th क्लास में है अभी, लेकिन आपने बहुत सी चीजें अभी तक नहीं करी है क्योंकि आपका अभी तक ऑनलाइन ही चल रहा है। जैसा मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि सभी बच्चों के लिए हम वीडियो बनाने वाले हैं, उन वीडियो को हम आपको देने वाले हैं, लेकिन वो किसी वजह से नहीं हो पाया था। लेकिन आज से हम ये इसको शुरू कर रहे हैं फिर से। आपको जब भी क्लास लेंगे हम, आपकी लगभग डेली लेंगे, अब आपको लिंक पहले शेयर कर दिया जाएगा गूगल मीट का। उसके बाद एक वीडियो का लिंक शेयर किया जाएगा जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे ये लाइव चलेगा आपका, ठीक है? ठीक है, ये तो ये सभी बच्चे इसमें जुड़ने की कोशिश कीजिए। आगे देखिए, बहुभुजों का वर्गीकरण। जो बहुभुज हम पढ़ रहे हैं उसका वर्गीकरण हमें करना है। वर्गीकरण हम बहुभुजों का वर्गीकरण उनकी भुजाओं के अनुसार करते हैं। किसके अनुसार? भुजाओं के अनुसार। किसी भी एक बहुभुज को बनाने के लिए हमें कम से कम 3 रेखाखंडों की जरूरत है। हमें कम से कम 3 रेखाखंड चाहिए। 2 रेखाखंड की मदद से हम बहुभुज नहीं बना सकते। ठीक है, कम से कम कितनी चाहिए? 3 रेखाखंड चाहिए या 3 भुजाएं हमें चाहिए जिससे कि बहुभुज बन सके। अब देखो ये डायग्राम, ये यहाँ पे टेबल बनी हुई है, इस टेबल को ध्यान से देखना है। 3 भुजाओं वाले या 3 शीर्षों वाले बहुभुज को हम कहते हैं त्रिभुज। ठीक है, और उसकी आकृति इस प्रकार की होती है। एक ऐसा बहुभुज जिसकी 4 भुजाएं हैं उसको कहते हैं हम चतुर्भुज। 4 भुजाओं वाली आकृति को चतुर्भुज, ये रही उसका नमूना। 5 भुजाओं से बनी आकृति पंचभुज। 6 भुजाओं से बनी आकृति षटभुज। 7 भुजाओं से मिली आकृति सप्तभुज। 8 भुजाओं से बनी आकृति अष्टभुज। ठीक है, ठीक है भाई। 3 भुजाओं से मिलकर बनी है त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज। और 9 भुजाओं से बनी बंद आकृति नवभुज। 10 भुजाओं से बनी बंद आकृति 10 भुज। ठीक है, समझ में आया? और n भुजाओं से बनी आकृति n भुज कहलाएगी। ठीक है, ये 10 तक इनके स्टैंडर्ड नाम है। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, 10 भुज। ठीक है, ये इनके स्टैंडर्ड नाम है। आकृति आपको दिखा दी मैंने, जैसे एक आकृति बना के दिखा दूं मैं आपको। एक रेखाखंड, 2, 3, 4 और ये 5। ये 5 रेखाखंड से मिलके बना है। 5 रेखाखंड से मिलके बने को पंचभुज कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया बेटा? उम्मीद कर रहा हूं मैं आपको ये समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, आगे हमारा एक टॉपिक है विकर्ण। बिल्कुल ध्यान से समझना, विकर्ण किसे कहते हैं भाई। विकर्ण एक्चुअली में होता क्या है? किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों, आसन शीर्षों को छोड़कर। आसन शीर्ष क्या है? जैसे हमने ये एक डायग्राम लिया, ये आसन, जैसे इसके 4 शीर्षक है A, B, C, D। आसन शीर्ष का मतलब क्या है? 2 ऐसे बिंदु जो आसपास है। ये 2 बिंदु आसपास है, ये 2 बिंदु आसपास है, ये 2 बिंदु आसपास है, ये 2 बिंदु आसपास है। तो इन ऐसे शीर्षों को छोड़कर, ये वाले नहीं है, इनके अलावा, तो यहां से यहां तक एक रेखाखंड खींचा, वो हमारा क्या बन जाएगा? विकर्ण। बी से डी को मिलाया, ये भी क्या बन जाएगा? ये विकर्ण। तो इसकी परिभाषा एक दोबारा से देख लो। किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड होता है।
तो एक ऐसा रेखाखंड जो बहुभुज के दो शीर्षों को जोड़ने से बनता है। ठीक है, इस वाले में देखो ये और ये दो इसमें विकर्ण है। इस वाले डायग्राम में देखो 1 2 3 4 और ये 5, ये विकर्ण है और इसमें ये विकर्ण है। ठीक है, विकर्ण समझ में आया? ठीक है, अब विकर्ण देखो इस डायग्राम के अंदर है, इसमें भी विकर्ण अंदर है, लेकिन इस डायग्राम में एक विकर्ण जो है वो बाहर है। यहाँ पर ये डायग्राम किस प्रकार से बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ था इस प्रकार से। तो इसका जो एक विकर्ण आया ये वाला, ये इस डायग्राम के बाहर है। तो कभी कभी विकर्ण बाहर भी होता है। समझ गए? आगे देखते हैं। अब हमें देखना है कि जब हमारे पास कोई एक आकृति दी हुई है तो उस आकृति के 3 भाग होते हैं। एक होता है अभ्यंतर अंदर वाला, एक होता है बहिर्भाग, एक और होता है एक वो आकृति स्वयं होती है। 3 भाग हो गए, एक होगा अभ्यंतर अंदर वाला भाग, एक बहिर्भाग बाहर वाला भाग, और एक आकृति स्वयं होती है। ठीक है, नहीं समझ में आया? एक उदाहरण लेते ध्यान से देखो। ये हमने एक पेज लिया, इस पेज पर किसी बच्चे ने एक सर्कल बनाया। ठीक है, वृत्त बनाया। अब वृत्त के बाहर जो ये जगह बची हुई है, ये जगह कहाँ बची हुई है? बाहर। तो वृत्त के बाहर वाली जगह को हम कहेंगे बहिर्भाग। समझ में आया? किसी भी आकृति के बाहर वाली चीज बहिर्भाग कहलाएगी। अब देखो सर्कल के अंदर, मैंने सर्कल के अंदर ए बना दिया, तो सर्कल के अंदर जो भी चीजें हैं वो इंटीरियर यानी कि अभ्यंतर कहलाएगी, अंदर वाला भाग। अब क्या है, जो ये सर्कल है इसकी मदद से, ये इस बाउंड्री की मदद से बना हुआ है। तो ये जो बाउंड्री की मदद से बना हुआ ये एक आकृति स्वयं, किस चीज की आकृति थी ये एक सर्कल की यानी कि वृत्त की आकृति। तो वृत्त जो है स्वयं एक हिस्सा होता है। तो 3 भाग होते हैं, एक अंदर वाला, एक बाहर वाला और एक आकृति स्वयं। समझ गए? समझ गए बेटा? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हो सकता है आपको आवाज में थोड़ी डिस्टरबेंस लगे, बाहर से आवाज आती हो, लेकिन आप बाहर की आवाज की तरफ ध्यान ना दें, केवल और केवल मेरी आवाज की तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है? ठीक है, अपने बाकी दोस्तों को भी आप बोल देना कि मैथ की क्लासेस जो है दोबारा से शुरू हो गई है ऑनलाइन, उसको डेली ले, आप टाइम आपको डेली बता दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उत्तल और अवतल बहुभुज। बहुभुज जो है 2 प्रकार के और होते हैं, एक उत्तल होता है और अवतल होता है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो आप लिख भी लीजिए साथ के साथ, नहीं तो आप इस वीडियो को बाद में देख के अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। आप अच्छे से समझ सकते हैं कि उत्तल और अवतल बहुभुज कौन से होते हैं, और या हम जो भी इस चीज़ में डिस्कस कर रहे हैं वीडियो में वो सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखो, उत्तल बहुभुज क्या होता है? एक ऐसा बहुभुज जिसके विकर्ण उस बहुभुज के अंदर हो। समझ में आया? या आप लिख लेना। उत्तल बहुभुज क्या होता है, ये मैं दोबारा अंडरलाइन कर रहा हूं। उत्तल बहुभुज एक ऐसा बहुभुज जिसके विकर्ण अंदर ही होते हैं आकृति के। देखो यहां पे मैं एक विकर्ण ड्रॉ कर रहा हूं, ये अंदर ही है, ये एक विकर्ण ये भी अंदर ही है। इसमें देखो ये एक विकर्ण डाला, ये एक विकर्ण डाला, ये एक विकर्ण डाला, यहां से विकर्ण डाला, ये एक विकर्ण डाला। तो जितने भी विकर्ण है ये इन आकृति के अंदर ही है। तो ऐसे बहुभुज जिनके विकर्ण अंदर ही होते हैं उनको कन्वेक्स यानी कि उत्तल बहुभुज कहते हैं। और कनकेव या अवतल ऐसे बहुभुज जिनका कोई विकर्ण बाहर होता है। जैसे इस वाले पॉइंट को अगर इस वाले पॉइंट से मिलाए तो ये विकर्ण होगा, लेकिन ये विकर्ण इस आकृति के बाहर है। दोबारा से देख लेते हैं, ये एक आकृति है, इसका एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट है दूसरा, इन दोनों पॉइंट को मिलाया तो ये एक विकर्ण बना, और ये विकर्ण इस आकृति के बाहर है। तो ऐसी सभी आकृतियों को या ऐसी सभी बहुभुजों को हम अवतल बहुभुज कहेंगे। समझे? कौन सा? अवतल बहुभुज। चलिए ये भी मैंने आपको बता दिया अच्छे से। वीडियो देख लेते, 14 मिनट की वीडियो हो गई बेटा।
5 मिनट और देखते हैं। आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन करेंगे केवल, और कल की वीडियो में हम आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझाएंगे, किस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को समझना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी 9th में भी काम आने वाली है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक, सम तथा विषम बहुभुज, रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन। बहुभुज को इंग्लिश में पॉलीगन बोलते हैं बेटा। ठीक है, सम का मतलब है रेगुलर और विषम का मतलब है इर्रेगुलर। सम देखो, सम का मतलब यहां पे समान, सम का मतलब समान, यानी एक ऐसी बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर है। एक ऐसी बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसको सम बहुभुज कहते हैं। सम बहुभुज कहते हैं जिसकी सभी की सभी भुजाएं बराबर हो। और ऐसी बहुभुज जिसकी भुजाएं बराबर ना हो वो इर्रेगुलर यानी कि विषम बहुभुज कहलाएगी। ठीक है, समझ रहे हो? सभी की सभी भुजाएं समान होगी और सभी के सभी कोण भी समान होंगे। समझ गए? तो ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर है वो बहुभुज सम बहुभुज कहलाता है, और जिसके बराबर नहीं होते वो विषम बहुभुज कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं अब हम। ये आकृति बनी हुई है कुछ, ये एक आकृति है, एक ऐसी ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर और तीनों कोण बराबर हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर एक हमारे पास त्रिभुज है जिसकी सभी कोण और सभी भुजा बराबर हो तो ऐसी त्रिभुज को हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये चतुर्भुज आ गया। ये एक ऐसी चतुर्भुज है जिसके चारों के चारों कोण और चारों की चारों भुजाएं बराबर है। तो ऐसे चतुर्भुज को हम बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। ठीक है, अब ये 5 भुजाओं वाला है, तो 5 भुजाओं वाले को हमने बोला था पंचभुज, तो इसको बोलेंगे समपंचभुज। समपंचभुज चतुर्भुज। ठीक है, ये 6 साइड वाला। ठीक है, और ये जो है बराबर नहीं है, तो ये विषम बहुभुज के एग्जाम्पल है। समझ गए? आपको समझ में आया? बहुभुज जो है वो रेगुलर कब है और इरेगुलर कब है। रेगुलर मतलब सम बहुभुज कब है और इरेगुलर मतलब विषम बहुभुज कब है। जब सभी की सभी भुजाएं किसी बहुभुज की बराबर हो और कोण भी बराबर हो तो वो सम बहुभुज कहलाता है, लेकिन वो बराबर ना हो तो विषम बहुभुज कहलाता है। ठीक है, एक चीज़ और हमें देखनी है आज की वीडियो में, लास्ट चीज़ हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम काम करेंगे। अगला है कोण योग गुणधर्म। कोण योग गुणधर्म, आपको ये याद होगा कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। सीखते आए हो पहले से तुम, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आपको पहले से पता है 180 डिग्री होता है। अब यही चीज हमें एक चतुर्भुज में देखनी है। चतुर्भुज में हमें कैसे पता चलेगा भाई कि एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? तो आप ध्यान से देखिए, हमने एक चतुर्भुज बनाई, ये रही चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में से हमने एक लाइन ये एक और खींच दी। ठीक है, तो ये कितने बन गए? ऐसे नहीं लेते हम, दूसरा ले लेते हैं, जो एग्जाम्पल ये दे रहा है यही ले लेते हैं। देखिए, जो ये कह रहा है उससे ही समझ लेते हैं। इन्हें देखिए, कोई एक चतुर्भुज माना ए बी सी डी लीजिए, ये ले रखी है ए बी सी डी। एक विकर्ण खींचकर इसे दो त्रिभुजों में बांटिए। ये ए सी एक विकर्ण खींचा इन्होंने और दो त्रिभुज बन गए, एक ये और एक ये। आप 6 कोणों 1 2 3 4 5 6, तो ये रहा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 को प्राप्त करते हैं। त्रिभुज के कोण योग वाले गुणधर्म का प्रयोग कीजिए और तर्क दीजिए कि कैसे ए बी सी डी के मापों का योग 180 180 360 हो जाएगा। तो देखो कैसे होगा ये, ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। ये इस वाली त्रिभुज में देखिए 3 कोण है, 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 बराबर में 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम हमें पता है। ये वाली त्रिभुज देखिए, कोण 4 जमा में कोण 5
जमा में कोण 6 बराबर में 180 डिग्री। तो ये दो समीकरण आए हमारे पास। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं। दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो हमारे पास देखो क्या आएगा, स्पेस नहीं है, ध्यान से देख लेना आप मैंने क्या लिख रहा हूं। तो एंगल 1 और एंगल 4 जुड़ के क्या बनेगा, देखो एंगल 1 और एंगल 4 जुड़ के क्या बन जाएगा, एंगल ए बनेगा या नहीं। तो एंगल ए बन गया, प्लस में 2 और 5 जुड़ के क्या बन गया, ये रहा 2 और 5 जुड़ के क्या बन जाएगा, एंगल सी। 3 मेरे पास एंगल डी था, 6 मेरे पास एंगल बी था। तो एंगल ए बी सी डी इन तीनों को जोड़ के, और ये भी जुड़ जाएगा राइट हैंड साइड में, कितना है 360। 360। तो हम ये कह सकते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, और चतुर्भुज त्रिभुज का 180। ठीक है, इसके बाद जो है ये एक्सरसाइज आ गई। कल जो है हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में। आज की वीडियो में बेटा केवल इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सभी बच्चे जितने भी जुड़े हुए हो वो सभी बच्चे मुझे गूगल मीट पे मिलिए। ठीक है, गूगल मीट पे जल्दी से मिलिए आप मुझे। ठीक है, ओके।